हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश डेली स्पेशल वोकैब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बता दूं, ये क्लास आपको डेली 10 AM पर डेली अवेलेबल हो जाती है। 10 बजे, राइट 10 बजे ये अपलोड हो जाती है क्लास। इस क्लास के क्या बेनिफिट्स हैं? इस क्लास में आपको डेली वोकैब मिल जाती है। उसके अंदर एंटोनियम्स, सिनोनियम्स दोनों चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। ये सारी जो भी वोकैब्स हैं ना, इनको मैं इतने तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले उसका आइडेंटिफिकेशन की वर्ड क्या है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, उसके अलावा उसका हिंदी मीनिंग, उसका इंग्लिश मीनिंग, दोनों चीज़ें आपको बताते हैं। उसके बाद उसका जो सेंटेंस यूज़ है, जिससे कि उसको यूज़ करना आ जाए सेंटेंस को, वो मैं बताता हूँ। उसके बाद एंटोनियम्स और सिनोनियम्स, तीन चार एंटोनियम्स और सिनोनियम आपको मिल जाते हैं। देन ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपको उसमें भी मिलते हैं। उसके अलावा फ्रेजल वर्ब्स इसमें मिल जाते हैं और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो देख रहे हो आप, एक ही क्लास में कितना सारा कुछ आपको डेली बेसिस पर मिल जा रहा है। और लास्ट में ये जितनी भी आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जो वोकैब पढ़ी है, एंटोनियम, सिनोनियम, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये जो कुछ भी आप पढ़ते हैं डेली, उसकी मैं लास्ट में करा देता हूँ ट्रिकी MCQs के साथ में प्रैक्टिस। जिसके बाद तो सारा जो कुछ आपने पढ़ा है वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। आप खुद कहेंगे कि क्लास के एंड तक आपको सारी चीज़ें याद हो गई हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखो, इस क्लास का बेनिफिट आप तब ले सकते हो जब आप ये जो क्लास है ना, इसकी PDF मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करें PDF को, और उसके बाद खुद से क्लास के बाद आप खुद से दिन में एक बार इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है। आप जब उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद को आंसर सेलेक्ट करना आ जाएगा। ठीक है। इसकी आंसर की लास्ट में मैंने रख दी है, PDF के लास्ट में आपको आंसर की मिल जाएगी। वहाँ से आप चेक करें कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप अगर क्लास को अच्छे से फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ करते हैं तो आपको ज़रूर ज़रूर ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। कुछ ही महीनों में आप चैंपियन बन जाएंगे वोकैब के। मेरा विश्वास करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। पूरे यूट्यूब पर कोई इतने एफर्ट्स नहीं करता है जितने आपको इस क्लास में मिलते हैं। ठीक है जी। मॉर्निंग में एडिटोरियल की क्लास हो जाती है 7 बजे, 7:15 के आसपास एक एडिटोरियल की क्लास मिल जाती है। वहाँ पर चीज़ों को हम अच्छे से देखते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर वाला पोर्शन आपका वहाँ से कवर हो जाता है। और वोकैब के पोर्शन के लिए ये क्लास तो भाई बेस्ट है। इससे बेस्ट क्लास आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर देखें, और एडिटोरियल दोनों क्लासेस को जब आप डेली पढ़ते हैं, आधा आधा घंटे की क्लास होती है, दोनों को आराम से लगाएं। और 2x की स्पीड पर देखेंगे तो फिर आप 30-40 मिनट की क्लासेस हैं दोनों हार्डली, तो उनको कवर करें। और आप देखें, कुछ ही महीनों में आप देखना कैसे आपका जो इंग्लिश का लेवल है एक अलग ही लेवल पर पहुँच जाएगा। ठीक है जी। चलिए, चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अच्छा, इसके जो बेनिफिशियरीज रहने वाले हैं, मैं ये बता दूं कि ये क्लासेस किसके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। वैसे तो देखो, ये क्लासेस ना, अगर आपके किसी भी एग्जाम में इंग्लिश आ रही है तो ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्पेशली अगर कोई SSC एस्पायरेंट्स है जो CGL की, CPO की, CHSL, स्टेनो या फिर किसी भी एग्जाम की SSC के थ्रू तैयारी कर रहा है, उसके लिए बेनिफिशियल है। बैंक, रेलवे, डिफेंस, जो CDS और NDA वाला एग्जाम होते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और UPSC एस्पायरेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना देरी किए, और वोकैबुलरी वर्ड्स स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है सस्टेनेबल। ये होता है एक एडजेक्टिव। इसका हिंदी में मीनिंग होता है टिकाऊ या फिर स्थायी। सस्टेनेबल है कोई चीज़, मतलब टिकाऊ है। एबल टू मेंटेन ओवर टाइम, टाइम के साथ उसको मेंटेन कर सकते हो आप। विदाउट डिप्लीटिंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को डिप्लीट करे बिना, खत्म करे बिना। द कंपनी एडोप्टेड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। कंपनी ने क्या चीज एडॉप्ट करी है? एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस एडॉप्ट करी है टू रिड्यूस एनवायरमेंटल डैमेज। एनवायरमेंटल डैमेज को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। रिन्यूएबल है, सस्टेनेबल मतलब रिन्यूएबल है, वाइएबल है और एंड्योरिंग है, जो लंबे समय तक चलेगा। तो ये तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। इसमें से आप एंड्योरिंग को और वाइएबल को दोनों को मार्क करो, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं ये। अच्छा, एक तरफ तो टिकाऊ है ना, स्थायी है, रिन्यूएबल है, उसको दोबारा से रिन्यू भी करा जा सकता है। एंड्योरिंग है, लंबे समय तक चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अनसस्टेनेबल है, टेम्परेरी है, अभी है, बाद में नहीं चलेगा। और फ्रेजाइल है, काफ़ी ज़्यादा नाजुक है, वो नष्ट हो सकता है। तो तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, अनसस्टेनेबल, टेम्परेरी और फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मार्क करो, बहुत अच्छा वर्ड है। इंपरेटिव्स। इंपरेटिव्स क्या होता है? ये एक नाउन होता है। अनिवार्यता इसका मतलब होता है, या फिर अत्यावश्यकता, बहुत ज़्यादा आवश्यक कोई चीज़ है, उसको बोलते हैं इंपरेटिव्स। समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी और रिक्वायर्ड, कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है और बहुत ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट है।
सेंटेंस देखते हैं इसका, सेंटेंस में क्या यूज है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आर इम्परेटिव्स ऑफ फॉर अ कंट्रीज प्रोग्रेस। एनवायरमेंट सॉरी जो इकोनॉमिक की ग्रोथ है ना, और जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, जो पर्यावरण की बचाव है, वो इम्परेटिव्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं फॉर अ कंट्रीज प्रोग्रेस, एक कंट्री की प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए। नेसेसिटीज़ हैं, कमांड्स होना और रिक्वायरमेंट्स, तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो अनिवार्यता है ना, काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है कोई चीज़, लेकिन दूसरी तरफ ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है, ये ज़रूरी नहीं है इसको करना ही है, चॉइस है आपके पास, करिए या मत करिए। अनइम्पोर्टेंट मैटर्स हैं, ये तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है सर्ज। सर्ज एक नाउन भी होता है और एक वर्ब भी होता है। उछाल या फिर तेजी से बढ़ने को बोलते हैं सर्ज। अ सडन एंड लार्ज इंक्रीज और मूवमेंट फॉरवर्ड। एक सडन, अचानक से एक बड़े लेवल पर इंक्रीज होना या फिर मूव होना फॉरवर्ड, चीज़ों का आगे बढ़ना, उसको बोलते हैं सर्ज। देयर वॉज ए सर्ज इन डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लास्ट ईयर। वहाँ पर क्या था, एक सर्ज था, सर्ज मतलब एक बढ़ाव था, ग्रोथ थी, इन डिमांड फॉर ईवी, ईवी लास्ट ईयर, ईवी मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो डिमांड थी उसमें पिछले साल क्या था, एक उछाल था, सर्ज था। इंक्रीज होना, राइज होना, अपसर्ज होना, तीन सिनोनिम्स हो जाते हैं, अपसर्ज मार्क कर लो। अच्छा, एक तरफ तो उछाल है, चीज़ें तेज़ी से बढ़ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ डिक्लाइन है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो तीन एंटोनिम्स हो जाते हैं, डिक्लाइन, डिक्रीज और ड्रॉप। क्रिटिकल, ये होता है एक एडजेक्टिव, महत्वपूर्ण या फिर गंभीर कोई चीज़ है उसको बोलते हैं क्रिटिकल। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइटल है। एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल और जजमेंट। गुड डिसीजन, देखो यहाँ पर देखते हैं, गुड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, जो हमारी जो अच्छी डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की जो अच्छी स्किल्स होती हैं, आर क्रिटिकल, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है फॉर अ लीडर, एक लीडर के लिए। क्रूशियल होना कोई चीज़, एसेंशियल होना और वाइटल, तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। क्रूशियल को मार्क कर लो और वाइटल को मार्क कर लो, तीन बहुत अच्छे सिनोनिम्स हैं। अच्छा, एक तरफ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़, काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, महत्वपूर्ण है और क्रूशियल है, लेकिन दूसरी तरफ इनसिग्निफिकेंट है, उसकी इतना ज़्यादा महत्व नहीं है, माइनर है, छोटा सा है, अनइम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला वर्ड देखते हैं एल्यूसिव। ये होता है एक एडजेक्टिव, दुर्लभ या फिर पकड़ में ना आने वाला, उसको बोलते हैं एल्यूसिव। डिफिकल्ट टू फाइंड, कैच और अचीव, कोई चीज़ आप अचीव नहीं कर सकते, मुश्किल है काफ़ी ज़्यादा फाइंड करना, कैच करना, उसको बोलते हैं एल्यूसिव। सक्सेस कैन बी एल्यूसिव विदाउट हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन। सक्सेस क्या है, एल्यूसिव है, पकड़ में ना, आसानी से पकड़ में नहीं आ सकती सक्सेस, विदाउट हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करें, अगर आप डिटर्मिनेशन के साथ डेली ना करें, आप सोचो आपको ये क्लास मिल गई, वोकैब की क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सारा कुछ मैं इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ाता हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी क्लास है, लेकिन आप हार्ड वर्क ना करें, इसको पढ़े ना, आप डिटर्मिनेशन के साथ ना पढ़ें, तो फिर ये क्या है, सक्सेस फिर आपके लिए क्या हो जाएगी, एल्यूसिव है, आप उसको अचीव करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। वैसे भी ना कंटिन्यूटी रखनी होती है ना पढ़ाई में, आप 6 महीने अगर लगातार पढ़ते हैं तब तो सिलेबस कवर होता है और उसके बाद चीज़ें आपको समझ में आती हैं। मिस्टीरियस, इवेसिव और स्लिपरी। स्लिपरी मतलब फिसल जाती है, कोई चीज़ पकड़ नहीं सकते, मिस्टीरियस है और इवेसिव है, तो तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। इवेसिव को मार्क कर लो। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ें दुर्लभ हैं, पकड़ में नहीं आ सकती, लेकिन दूसरी तरफ ऑब्वियस है, आनी ही आनी है, क्लियर है एकदम, एक्सेसिबल है, आप उनको एक्सेस कर सकते हो, आपकी पहुंच है उन तक, तो तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, ऑब्वियस, क्लियर और एक्सेसिबल। अगला वर्ड है रेप्लिकेट। ये होता है एक वर्ब, दोहराने को बोलते हैं रेप्लिकेट करना, पुनर्उत्पादन करना, टू कॉपी, कॉपी करना या रिप्रोड्यूस करना किसी चीज़ को एग्जैक्टली वैसे का वैसा है, मतलब कॉपी कर लेना। साइंटिस्ट ट्राई टू रेप्लिकेट, साइंटिस्ट ने क्या करा है, ट्राई रेप्लिकेट करने का, कॉपी करने का या दोबारा से करने का। द एक्सपेरिमेंट अंडर डिफिकल्ट कंडीशंस, डिफिकल्ट कंडीशंस में एक्सपेरिमेंट को दोबारा से रिपीट करने का, रेप्लिकेट करने का साइंटिस्ट ने कोशिश करी है। डुप्लीकेट करना मतलब एक उसी की जैसी कोई चीज़ करना, कॉपी करना, रिप्रोड्यूस, दोबारा से प्रोड्यूस करना। एक तरफ तो भाई देखो कॉपी हो रही है चीज़ें, लेकिन दूसरी तरफ ओरिजिनल है, वैसे का वैसा ही है। इन्वेंट, जब कोई चीज़ इन्वेंट होती है पहली बार में ही तो होती है वो, उसके बाद में तो उसको कॉपी करा जाता है। डेविएट करना, तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, डेविएट को मार्क करो। लेवरेजिंग, लेवरेजिंग होता है एक वर्ब, लाभ उठाने को बोलते हैं लेवरेजिंग करना, साधनों का कुशल उपयोग, मतलब अच्छी तरीके से चीज़ों को यूज़ करना, उसी को बोलते हैं लेवरेज करना।
यूजिंग समथिंग टू गेन एन एडवांटेज, किसी चीज़ को आप फायदे के लिए यूज़ कर रहे हो, उसी को बोलते हैं लेवरेजिंग करना। द कंपनी इज लेवरेजिंग AI, कंपनी क्या कर रही है, AI का यूज़ कर रही है, लेवरेज कर रही है टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए। यूटिलाइजिंग, एक्सप्लॉइटिंग और कैपिटलाइजिंग, तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो आप चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे हो, उनको सही तरीके से यूज़ कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ वेस्टिंग हो रही है, मिसयूजिंग हो रही है, आप फालतू उसका यूज़ कर रहे हो और इग्नोर कर रहे हो, चीज़ों को इग्नोरिंग हो रही है। तो तीन इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं, वेस्टिंग, मिसयूजिंग और इग्नोरिंग। अगला वर्ड है इंटीग्रेट, ये होता है एक वर्ब, एकीकृत करना या समाहित करने को बोलते हैं इंटीग्रेट। कंबाइन करना या ब्रिंग टुगेदर, मतलब एक साथ लाना, इनटू अ होल, एक पूरी चीज़ में किसी चीज़ को ले आना, उसको बोलते हैं इंटीग्रेट करना। द न्यू पॉलिसी एम्स टू इंटीग्रेट डाइवर्स कल्चरल पर्सपेक्टिव्स, नई पॉलिसी ने क्या एम करा है कि वो इंटीग्रेट करेगी, एक साथ लाएगी डाइवर्स कल्चरल पर्सपेक्टिव्स को, जो अलग अलग कल्चरल पर्सपेक्टिव्स हैं, अलग अलग नज़रिए हैं कल्चरल के, उन सबको एक जगह ले आएगी, इंटीग्रेट करना। मर्ज करने को भी बोलते हैं इंटीग्रेट करना, कंबाइन करना या फिर यूनिफाई करना, इकट्ठा करना। तो इंटीग्रेट मतलब इकट्ठा करना, एकत्रित करना। एक तरफ तो देखो इकट्ठा करा जा रहा है, चीज़ों को मर्ज करा जा रहा है, कंबाइन करा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सेपरेट, अलग करा जा रहा है, डिवाइड करा जा रहा है और डिस इंटीग्रेट करा जा रहा है। तो तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, सेपरेट, डिवाइड और डिस इंटीग्रेट। करो मार्क डिस इंटीग्रेट को। अगला वर्ड है रोबस्ट, ये होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है मजबूत या फिर ठोस। कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है हेल्दी है ना, और उसको आसानी से आप कमज़ोर नहीं बना सकते, उसको बोलते हैं रोबस्ट। आर रोबस्ट इकोनॉमी कैन विद स्टैंड फाइनेंशियल क्राइसिस, एक जो रोबस्ट, एक मजबूत इकोनॉमी है ना, एक जो मजबूत अर्थव्यवस्था होती है, कैन विद स्टैंड फाइनेंशियल क्राइसिस, वो फाइनेंशियल क्राइसिस में भी खड़ी रहती है, वो लड़खड़ाती नहीं है। स्टर्डी होना, स्ट्रॉन्ग और रेजिलियंट, तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। स्टडी मार्क करो, रेजिलियंट मार्क करो। देखो ये जो मैं वर्ड्स मार्क करा रहा हूँ, इनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि आपको एग्जाम में ये वर्ड्स तो जरूर ही देखने को मिलेंगे। वैसे तो पूरी क्लास को ही मैं ऐसे डिज़ाइन करता हूँ कि केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाए, है ना, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहती है, लेकिन इनमें जो मैंने मार्क कर दिए हैं ये वर्ड्स तो आपको हर हाल में 100% देखने को मिलते हैं, तो इनको तो आप ज़रूर देखा करें। चलिए, एक तरफ तो चीज़ें मजबूत हैं, स्टर्डी हैं, स्ट्रोंग हैं, रेजिलियंट हैं, लेकिन दूसरी तरफ वीक हैं, कमज़ोर हैं, फ्रेजाइल हैं, काफ़ी ज़्यादा नाजुक हैं, इजीली डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, और डेलिकेट हैं। फ्रेजाइल और डेलिकेट को भी मार्क करो। अगला वर्ड है थ्राइव, ये होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है फलना फूलना या फिर समृद्ध होना, ग्रो करना। टू ग्रो करना, डेवलप होना और सक्सेसफुल हो जाना। तो थ्राइव का मतलब वही है, ग्रो करना। द स्टार्टअप थ्राइव्ड डिस्पाइट इकोनॉमिक चैलेंजेस, स्टार्टअप जो बिजनेस शुरू हुए हैं अभी, उन्होंने क्या करा है, थ्राइव करा है, मतलब फले फूले हैं, ग्रो करा है, डेस्पाइट इकोनॉमिक चैलेंजेस। डेस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, इकोनॉमिक चैलेंजेस के बावजूद भी जो नए स्टार्टअप्स हैं उन्होंने करा है थ्राइव, मतलब ग्रो करा है। फ्लोरिश करना, प्रोस्पर करना और सक्सीड हो जाना, करो फ्लोरिश को मार्क। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ें फल रही हैं, फूल रही हैं, ग्रो कर रही हैं, समृद्ध हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है, स्ट्रगल चल रहा है, मतलब कामयाबी नहीं मिल रही है, फेल हो रहा है। तो तीन एंटोनिम्स हो जाते हैं, डिक्लाइन, स्ट्रगल और फेल। अब हम देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, और शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, चैनल पर ऑलरेडी 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस की 2 पार्ट अवेलेबल हैं, 100 इन ईच मैंने रखे हैं। वो इडियम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको हर एग्जाम में जहां पर भी इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं 2 से 3 आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो आप वहाँ से उनको पढ़िए और आपके 2-3 मार्क्स इजीली स्कोर हो जाएंगे। 1-1 घंटे की 2 क्लासेस हैं, एक ही बार में आप उनको बैठकर निपटा दीजिए। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। बेगर डिस्क्रिप्शन, वर्णन से परे, टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स। अच्छा देखो, कोई बेगर है, आपसे पैसे मांग रहा है, कोई भीख मांग रहा है, आप उससे पूछोगे क्यों भीख मांग रहा है, तो वो ऐसे डिस्क्राइब करेगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा, है ना, वो डिस्क्राइब कर ही नहीं पाएगा कि वो क्यों मांग रहा है, क्योंकि वो बेवजह ही तो मांग रहा है। तो बेगर डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करने में काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मुश्किल है, उसको डिस्क्राइब नहीं करा जा सकता। द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल, बेगर्स डिस्क्रिप्शन इज, द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल, इसमें इज लगाओ, इज मिसिंग है। द बेगर ऑफ द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल, ताजमहल की जो ब्यूटी है वो कैसी है, इज बेगर्स डिस्क्रिप्शन, वो कैसी है, बेगर्स डिस्क्रिप्शन, मतलब वर्णन से परे, उसको डिस्क्राइब नहीं करा जा सकता। बेल द कैट, जोखिम भरा कार्य करना, टू टेक अ रिस्की और डेंजरस इनिशिएटिव, कोई एक बहुत रिस्की या डेंजरस इनिशिएटिव लेना,
देखो, बेल द कैट है, बेल होती है घंटी और कैट होती है बिल्ली। बिल्ली के गले में घंटी बांधना बहुत मुश्किल, क्योंकि बिल्ली के होते हैं बहुत शार्प नाखून। अगर आप बिल्ली को पकड़ेंगे तो वो आपको मतलब एकदम हर्ट कर सकती है, आपको घाव लग सकते हैं, तो वो आपको फाड़ देगी पूरा। तो बिल्ली को घंटी बांधना क्या है, अगर आप उसके पास जाओगे आपको नुकसान देगी, चोट देगी। तो बेल द कैट मतलब एक जोखिम भरा कार्य करना। समवन मस्ट बेल द कैट, किसी को तो जोखिम भरा कार्य उठाना पड़ेगा। एंड चैलेंजेस द करप्ट सिस्टम, और करप्ट सिस्टम को आप उसको चैलेंज करना पड़ेगा। तो बेल द कैट मतलब एक डेंजरस रिस्की इनिशिएटिव लेना। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, डेविल होता है राक्षस और डीप सी होता है गहरा समुद्र। तो आप अगर राक्षस के पास जाओगे तब भी मर जाओगे, और गहरे समुद्र में जाओगे तब भी मर जाओगे। अगर आप इफ़ यू आर बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी देन यू आर इन ए ग्रेट ट्रबल, बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रबल है आप, मतलब दो कठिन परिस्थितियों के बीच में फंस गए हो आप। स्टक बिटवीन टू इक्वली डिफिकल्ट चॉइसेस, दो चॉइसेस इक्वली डिफिकल्ट हैं, उनके बीच आप फंस गए हो, वही होता है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। शी वॉज बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, वह दो मुश्किल परिस्थितियों के बीच में फंस गई थी। वैन डिसाइडिंग बिटवीन हर कैरियर एंड फैमिली, जब वो अपने कैरियर को और अपनी फैमिली को डिसाइड कर रही थी तब वो उन दोनों के बीच में फंस गई थी, काफ़ी ज़्यादा ऐसी सिचुएशन के बीच में। बिटवीन सिला एंड चैरिब्डिस, ये भी सेम ही है, दो पर बुरी परिस्थितियों के बीच में फंस जाना सेम है। बिटवीन डेविल एंड द डीप सी, और दूसरा बिटवीन सिला एंड चैरिब्डिस। कॉट बिटवीन टू डेंजर्स विद नो सेफ ऑप्शन, कोई सेफ ऑप्शन नहीं है। द कंट्री इज बिटवीन शीला एंड चैरिब्डिस इन हैंडलिंग इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कंट्री फंस गई है दो परिस्थितियों के बीच में। हैंडलिंग क्या हैंडल कर रहा है, इन्फ्लेशन को और अनएम्प्लॉयमेंट को। चलिए फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। गो ऑफ, पहला है गो ऑफ, इसका मतलब हो जाता है फट जाना या फिर खराब हो जाना, एक्सप्लोड कर जाना, स्पॉइल खराब हो जाना कोई चीज़, और स्टॉप वर्किंग, किसी चीज़ ने काम करना बंद कर दिया है, दैट मीन्स गो ऑफ हो गया है। द बॉम्ब वेंट ऑफ, देखो गो की सेकेंड फॉर्म वेंट आ गई है। द बॉम्ब वेंट ऑफ सडनली, बॉम्ब अचानक से क्या हो गया है, एक्सप्लोड कर गया है, फट गया। तो गो ऑफ मतलब एक्सप्लोड कर जाना। अगला है गो ऑन, गो ऑन होता है जारी रखना, आगे बढ़ना। देखो फ्रेजल वर्ब्स के कोई ट्रिक नहीं लगाई जा सकती है, फ्रेजल वर्ब्स को आपको रटना ही पड़ता है, तो यही ऑप्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बस हम जब सेंटेंस में इसको देखते हैं तब हमको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। जारी रखने को बोलते हैं गो ऑन करना। कंटिन्यू हैपनिंग, द मीटिंग वेंट ऑन फॉर आवर्स, मीटिंग घंटों तक चलती रही। गो ऑन, वेंट फिर से यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आई है, तो गो ऑन का मतलब होता है लगातार जारी रहना, कंटिन्यू रहना। गो थ्रू, अनुभव करने को बोलते हैं, गो थ्रू करना या फिर पूरा करना, एक्सपीरियंस करना या फिर एग्जामिन करना किसी चीज़ को बहुत ही केयरफुली। तो गो थ्रू कर लो, एग्जामिन कर लो, जांच कर लो किसी चीज़ की। ही वेंट थ्रू, अगेन वेंट आई है। ही वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स इन हिज लाइफ, वो लाइफ में क्या हुआ है, वेंट थ्रू मतलब गुजरा है, अनुभव करा है उसने, एक्सपीरियंस करी है बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ। हार्डशिप्स का मतलब होता है परेशानी। गेन ग्राउंड, गेन ग्राउंड का मतलब होता है प्रगति करना, आगे बढ़ना। मेक प्रोग्रेस और बिकम मोर सक्सेसफुल, और ज़्यादा सक्सेसफुल होना। ग्राउंड क्या होता है, एक जगह होती है ना, अगर आपने कोई ग्राउंड गेन कर लिया मतलब क्या हो गया कि आप किसी जगह पर कामयाब हो गए। द न्यू टेक्नोलॉजी इज गेनिंग ग्राउंड, नई टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, कामयाब हो रही है, प्रोग्रेस कर रही है इन द मार्केट, मार्केट के अंदर। चलिए अब देखते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन शुरू करने से पहले मैं अगेन आपको बताना चाहता हूँ, ऑलरेडी हमने 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की दो पार्ट में पढ़ लिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं। वो हर एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, वहाँ 2 से 3 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हर एग्ज़ाम में आते हैं। आप उनको कवर करिएगा, उनको पढ़िएगा, और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे वो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के नाम से, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, हंड्रेड्स इन ईच। और आप उनको पढ़ लेते हैं तो आप इजीली 2-3 मार्क्स सिक्योर कर जाएंगे किसी भी एग्जाम को देने में। जहाँ पर भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आते हैं वहाँ से आपको ज़रूर 2-3 वन वर्ड उन दो क्लासेस से आपको मिल जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है एलियन, ये होता है एक विदेशी, अ पर्सन फ्रॉम अनदर कंट्री और प्लेस। देखो एलियन का मतलब ये नहीं होता है कि कोई दूसरे ग्रह से, यहाँ पर दूसरे प्लेनेट से आया है, उसको तो एलियन बोलते ही हैं, लेकिन जो बेसिक मीनिंग होता है एलियन का वो होता है स्ट्रेंजर, जो किसी दूसरी जगह से है, बाहर से कोई आया है, बाहरी व्यक्ति है, उसी को बोल देते हैं एलियन। अ पर्सन फ्रॉम अनदर कंट्री, किसी दूसरे देश से आया है या फिर किसी दूसरी जगह से आया है, उसी को एलियन बोलते हैं। द न्यू कल्चर फेल्ट एलियन टू हिम, जो नया कल्चर था ना उसको फेल मतलब कैसा लगा, कोई व्यक्ति किसी दूसरे कल्चर में चला गया है तो वहाँ जाकर उसको न्यू कल्चर कैसा फील हुआ, फेल्ट एलियन टू हिम, उसको अजीब सा लगा, अजनबी लगा।
एलेगरी एक रूपक हिंदी में मीनिंग होता है। अ स्टोरी और पिक्चर विद अ हिडन मीनिंग, कोई स्टोरी होती है या कोई पिक्चर होती है तो उसमें एक हिडन मीनिंग छुपा होता है, उसी को बोलते हैं एलेगरी। द नॉवल इज एन एलिगरी फॉर ह्यूमन ग्रीड, ह्यूमन ग्रीड के लिए नॉवल कैसा है, एक एलिगरी है, एक रूपक है, मतलब एक तरीके का सिंबल टाइप है, सिंबल को बोल सकते हो आप एलिगरी। एलिट्रेशन होता है अनुप्रास अलंकार, द रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स इन पोइट्री और प्रोज। देखो प्रोज में ना, पोइट्री में कभी कभी क्या होता है कि सेम साउंड आती है, एक जैसे वर्ड्स आते हैं, तो उसी को बोलते हैं एलिट्रेशन। अनुप्रास अलंकार इसमें हिंदी में बोलते हैं। देखो अभी दिख जाएगा, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। देखो सब पी से आ रहा है ना, पिकल्ड पेपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, तो एक जैसी साउंड आ रही है, तो वही होता है एलिट्रेशन, इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। अगला है ऑल्ट्रुइस्ट। ऑल्ट्रुइस्ट क्या होता है, इसका मतलब होता है परोपकारी। एक ऐसा पर्सन है हु सेल्फलेसली हेल्प अदर्स, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की हेल्प करता है, उसी को बोलते हैं ऑल्ट्रुइस्ट। द बिलियनर वॉज एन ऑल्ट्रुइस्ट हु डोनेटेड मोस्ट ऑफ हिज वेल्थ। हमारे यहाँ पर जो टाटा जी थे, रतन टाटा थे ना जो, वो एक बहुत बड़े ऑल्ट्रुइस्ट थे, है ना। वो बिलियनर थे लेकिन बहुत बड़े ऑल्ट्रुइस्ट थे, जिन्होंने डोनेट कर दिया था अपना मोस्ट ऑफ हिज वेल्थ, अपनी ज़्यादातर संपत्ति उन्होंने डोनेट कर दी थी। तो ऑल्ट्रुइस्ट मतलब जो दान करता है, परोपकारी होता है, ह्यूमन की हेल्प करता है, ह्यूमन मैनकाइंड की। चलिए अब करते हैं वो खतरनाक काम जिसके बाद अभी तक आपने इस क्लास में जो भी पढ़ा है सारा कुछ क्लास के एंड तक आपको याद हो जाएगा। ऑलराइट, हम करते हैं वोकैब प्रैक्टिस। व्हाट डज सस्टेनेबल मीन इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में अगर हम सस्टेनेबल हैं तो उसका मीनिंग क्या है, ये पूछ रहे हैं आपसे, बताइए। इसमें चारों ऑप्शन चेक करिएगा। टेम्परेरी एंड शॉर्ट लिव्ड, कोई चीज़ टेम्परेरी है, शॉर्ट लिव्ड नहीं, लंबे समय तक कोई चीज़ अगर बची रहेगी उसी को तो सस्टेनेबल बोलते हैं। डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज, ये भी नहीं होता है। रैपिड बट अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, नहीं ये भी नहीं है। बी ऑप्शन देखो, एबल टू कंटिन्यू विदाउट कॉजिंग हार्म, कोई एक लंबे समय तक कोई चीज़ रह सकती है विदाउट कॉजिंग हार्म, उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डेस्क्राइब, जहां पर बेस्ट डेस्क्राइब आता है उसका मतलब होता है सिनोनिम्स। इंपरेटिव्स का सिनोनियम आपको बताना है, इंपरेटिव्स का सिनोनियम बताइए। ऑप्शनल सजेशन को बोलते हैं क्या, नहीं। अननेसेसरी फैक्टर्स को बोलते हैं, नहीं। एब्सोल्यूट नेसेसिटीज या फिर रैंडम अकरेंस। देखो जो एब्सोल्यूट नेसेसिटी होती है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, नेसेसिटी होती है, उसी को बोलते हैं इंपरेटिव्स। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूछ रहा है विच सेंटेंस बेस्ट रिप्रेजेंट द मीनिंग ऑफ सर्ज। इन चारों सेंटेंस में से बताना है कि सर्ज का मीनिंग क्यों किस में से आता है। मार्केट ने विटनेस करा है एक सडन सर्ज इन स्टॉक प्राइसेस, हो सकता है। नेक्स्ट, कंपनी मेंटेन कर रही है एक स्टेडी प्रोग्रेस, इसमें एक लगातार प्रोग्रेस चल रही है। ओवर द ईयर, सालों से एक प्रोग्रेस चली आ रही है। तो सर्ज का मतलब होता है उछाल, एकदम से चीज़ें बढ़ गई हैं। तो स्टेडी प्रोग्रेस है, वो तो सालों से चल रही है, उसमें कोई उछाल थोड़ी ना हो गया। हिज मोटिवेशन स्लोली डिक्लाइंड ओवर टाइम, उसका जो मोटिवेशन है वो धीरे धीरे समय के साथ गिर गया। बढ़ने को बोलते हैं ना, सर्च तो गिरने को थोड़ी बोलते हैं। शी वॉज इनडिफरेंट टू द इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड को बढ़ाने में वो उसका वो नहीं था, इनडिफरेंट थी, मतलब उसका मतभेद था। इसको भी काटो। देखो ए ऑप्शन है ना, मार्केट ने विटनेस करा एक सडन सर्ज, अचानक से उछाल आया है स्टॉक मार्केट के प्राइसेस में, तो यही हो गया ना सर्ज मतलब उछाल। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्रिटिकल, क्रिटिकल का मीनिंग पूछा है इसमें से, क्या होता है क्रिटिकल। क्रिटिकल होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। द सिचुएशन इज क्रिटिकल एंड रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शन। हाँ यही तो है यार, इसी का मतलब इंपॉर्टेंट है और कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इमीडिएटली उसकी रिक्वायरमेंट है, तो ये ऑप्शन ही हो जाएगा ना। गार्डन लॉक्ड इनिशियल विद ब्लूमिंग फ्लावर्स, देखो गार्डन अच्छा कैसा दिख रहा है, क्रिटिकल दिख रहा है, विद ब्लूमिंग नहीं, ये नहीं है। ही वॉज क्रिटिकल अबाउट अटेंडिंग द पार्टी एंथुसियास्टिकली, पार्टी को वो एंजॉय कर रहा है, उसमें क्रिटिकल क्या है। शी रिमेन क्रिटिकल इवन इन अनइम्पोर्टेंट मैटर्स, वो अनइम्पोर्टेंट मैटर्स में क्रिटिकल रहती है, नहीं कैसे रह सकता है कोई। सिचुएशन इज क्रिटिकल, क्रिटिकल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, काफ़ी ज़्यादा भीषण है ना, तो फिर उसमें क्या है, इमीडिएट एक्शन उसमें ज़रूरत पड़ेगी। क्रिटिकल के दो मीनिंग होते हैं ना, एक तो होता है इंपॉर्टेंट और दूसरा मीनिंग क्या होता है, दूसरा मीनिंग होता है काफ़ी ज़्यादा गंभीर। तो सिचुएशन कैसी है, क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पर गंभीर से मतलब आ रहा है सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और रिक्वायर, उसमें क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इमीडिएट एक्शन की, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एंटोनियम फॉर इल्यूसिव का एंटोनियम पूछा है।
इल्यूसिव का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ, पकड़ में ना आने वाला, उसी का तो मतलब होता है इल्यूसिव। तो मिस्टीरियस ये तो इसका सिनोनियम हो गया। और स्लिपरी मतलब हाथ में नहीं आएगा, स्लिपरी स्लिप जो हो जाएगा ना, फिसल जाएगा। अनअटेनेबल आप उसको पकड़ नहीं सकते। तो ये तीनों तो हो गए इसके सिनोनियम। पूछा है एंटोनिम, तो एक्सेसिबल है, कोई चीज़ पकड़ में आ जाएगी वही उसका एंटोनिम हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। पूछ रहा है इफ साइंटिस्ट सक्सेसफुली रेप्लीकेट एन एक्सपेरिमेंट। रेप्लीकेट का मतलब होता है दोहराना, चीज़ों को दोबारा से कॉपी करना। अगर कोई साइंटिस्ट सक्सेसफुली रेप्लीकेट करता है एक एक्सपेरिमेंट को, इट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, फिर क्रिएट कर रहे हैं कंप्लीटली नया, नया नहीं बना रहे, दोबारा से कर रहे हैं। रिप्रोड्यूस करने में फेल हो गए नहीं, कॉपी कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को विद द सेम आउटकम। यही है, आप उसी चीज़ को दोबारा से कर रहे हो। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, इग्नोर भी नहीं कर रहे हैं। लेवरेजिंग का बेस्ट एक्सप्लेन मतलब इसमें से पूछा है कि लेवरेजिंग का क्या मतलब होता है बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में। लेवरेजिंग का मतलब क्या होता है, फ़ायदा उठाना, प्रॉपरली उसको यूटिलाइज करना। इग्नोर करना अवेलेबल रिसोर्स को, नहीं ये तो फ़ायदा उठाना है ना, ये तो उसका उल्टा हो गया। यूटिलाइज करना रिसोर्सेज को टू गेन एंड एडवांटेज, यही होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। लेवरेजिंग का मतलब होता है आप रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हो एडवांटेज लेने के लिए, अवॉइड नहीं कर रहे हो और डिपेंड नहीं हो गए हो किसी चीज़ पर। इंटीग्रेट का मीनिंग पूछा है। इंटीग्रेट का मतलब वो होता है ना कि किसी चीज़ को शामिल करना, यूनाइट करना, तो मतलब इकट्ठा करना, मर्ज करना। तो ये है कीपिंग ऑल मेंबर्स सेपरेट नहीं रखेंगे। एक्सक्लूड सर्टेन, एक्सक्लूड भी नहीं करेंगे, सेपरेट नहीं करेंगे, एक्सक्लूड नहीं करेंगे। मर्ज करेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट स्मूथली, हाँ मर्ज करेंगे, ठीक है। रिमूव करेंगे अनवांटेड, ये भी गलत है। तो मर्ज कर लेंगे, वही होता है इंटीग्रेट। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूछ रहा है कि रोबस्ट का सही यूज किस में है। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, है ना, स्ट्रॉन्ग। द फ्रेजाइल स्ट्रक्चर वॉज वेरी रोबस्ट। देखो फ्रेजाइल होता है नाजुक, अगर कोई स्ट्रक्चर फ्रेजाइल है, नाजुक है, तो वो रोबस्ट कैसे हो गया, काट दो। शी डेवलप्ड अ रोबस्ट इम्यून सिस्टम बाय ईटिंग हेल्दी। हेल्दी ईट करने के बाद, अच्छा खाना खाने के बाद उसका जो इम्यून सिस्टम है वो रोबस्ट हो गया। हाँ ये तो ठीक हो जाएगा ना, रोबस्ट हो गया, मजबूत हो जाता है अच्छा खाने से। हिज आर्ग्यूमेंट रोबस्टली अनक्लियर, कोई चीज़ अनक्लियर है तो रोबस्ट कैसे हो सकती है। द वीक ब्रिज, कमजोर ब्रिज है, वो सरप्राइजिंगली रोबस्ट। अरे वीक कैसे रोबस्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इफ़ अ बिजनेस इज थ्राइविंग, अगर कोई बिजनेस थ्राइव कर रहा है तो मतलब वो प्रोस्पर कर रहा है, फल फूल रहा है, ग्रो कर रहा है। स्ट्रगल कर रहा है सर्वाइव करने के लिए, नहीं। फेस कर रहा है फाइनेंशियल क्राइसिस, नहीं। डिक्लाइन भी नहीं कर रहा है, वो कर रहा है ग्रो एंड सक्सीडिंग, सक्सीड हो रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थ्राइविंग मतलब सक्सीड करना, ग्रो करना। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन बी बेस्ट बैगर डिस्क्रिप्शन। देखो बैगर डिस्क्रिप्शन क्या होता है, भिखारी वाली जो डिस्क्रिप्शन होता है, वर्णन होता है, मतलब वो एक्सप्लेन करने में ईजी नहीं है, उसको आराम से एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता, डिस्क्राइब नहीं करा जा सकता। एक वेल नोन फ्रीक्वेंट डिस्क्राइब पेंटिंग नहीं हो सकती। एक ब्रेड टेकिंग सनसेट दैट वर्ड्स कैन नॉट कैप्चर, हाँ ये हो सकता है। एक सिंपल हाउस, सिंपल नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऑर्डिनरी भी नहीं है। क्लियरली एक्सप्लेन तो नहीं करता है। एक ब्रेड टेकिंग सनसेट है, एक बहुत खूबसूरत सुबह हो रही है जिसको आप कैप्चर नहीं कर सकते। तो बी ऑप्शन यही करेक्ट हो गया, बैगर डिस्क्रिप्शन। बेल द कैट, जोखिम भरा कार्य करने को बोलते हैं बेल द कैट। टू टेक ए बोल्ड रिस्क, यही ऑप्शन करेक्ट है। अवॉइड नहीं करते, कोज नहीं करते कन्फ्यूजन को, और वेट नहीं करते किसी के लिए। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। बेल द कैट मतलब टू टेक बोल्ड रिस्क। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी मतलब दो मुश्किल परिस्थितियों के बीच कोई है, उसी को बोलते हैं ईजी कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। फेसिंग टू इक्वली बैड चॉइसेस, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंजॉय नहीं कर रहे हैं आप, और मेकिंग द डिसीजन विदाउट कंज, नहीं ऐसा भी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सेम वही वाला है, बिटवीन सीला एंड चैरिब्डिस सेम है। चूजिंग बिटवीन इक्वली नहीं, हाँ यही हो जाएगा ना, ए हो जाएगा। सेलेक्टिंग बिटवीन टू एक्सीलेंट जॉब ऑफर, वॉकिंग ये भी नहीं है। अवॉइड करना रेजो, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आप चूज कर रहे हो दो इक्वली डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स के बीच में। गो ऑफ का मतलब क्या है भाई, गो ऑफ का मतलब बता दो इन चारों में से। तो गो ऑफ का मीनिंग होता है फट जाना, एक्सप्लोड कर जाना। बिकम डिलीशियस नहीं, एक्सपायर और स्पॉइल ये भी नहीं है। बिकम हेल्दीयर, हेल्दीयर भी नहीं है। इंप्रूव ऑन इन टेस्ट, टेस्ट में इंप्रूव नहीं। देखो स्पॉइल हो जाना यही है ना गो ऑफ, मतलब खराब हो जाना, बेकार, एक्सपायर कर गई है कोई चीज़ या फिर स्पॉइल हो गई है, फट गई है। तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका। आगे गो ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना, जाना किसी चीज़ में। द कंसर्ट वेंट ऑन फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे तक कंसर्ट चला, हाँ ये हो सकता है। ही वेंट ऑन द बुक, ही वेंट ऑन द बुक ऑन द टेबल, ये क्या है। शी वेंट ऑन द ट्रेन विद हर लगेज, वो अपनी लगेज के साथ में गो ऑन करा, उसने गई है वो। द मशीन वेंट ऑन
विदाउट आ स्विच, स्विच के बिना मशीन लगातार चल रही है, नहीं ये तो नहीं होना चाहिए, इसमें क्या रहेगा? देखो गोन का मतलब कंटिन्यू रहना है ना, तो फिर कंसर्ट वेंट ऑन मतलब लगातार रहा है वो चीज़, तो ए ऑप्शन करेक्ट करो। गोन थ्रू अ लोट, इफ समवन हैज गोन थ्रू अ लोट व्हाट डज इट मीन? देखो गो थ्रू का पूछा है इसमें, गो थ्रू का मतलब होता है फेस करना, एक्सपीरियंस करना, चीज़ों को झेलना। टू हैव फेस्ड मैनी चैलेंजेस, अगर वो गो थ्रू अ लोट है तो मतलब उसने एक्सपीरियंस फेस करे होंगे, अवॉइड नहीं करा होगा, इग्नोर नहीं करा होगा, रिफ्यूज़ नहीं करा होगा। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गो थ्रू अ लोट मतलब कोई बहुत परेशानियों से, चैलेंजेस से गुजरा है। गेन ग्राउंड, गेन ग्राउंड का मतलब होता है कंट्रोल ले लेना किसी चीज़ का, सक्सीड हो जाना किसी चीज़ में। और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में क्या है? लॉस कर रहे हो आप पॉपुलैरिटी को, नहीं। मेक प्रोग्रेस कर रहे हो और बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेम पोजीशन में नहीं हो आप, अवॉइड नहीं कर रहे हो डिसीजन को, ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गेन ग्राउंड मतलब प्रोग्रेस कर लेना और एक और ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाना। एलियन का मतलब पूछा है भाई, एलियन कौन होता है? एलियन होता है जो बाहर से आया है, कोई व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति को, अजनबी को, उसको बोलते हैं जो दूसरी जगह से आया है। हिज आइडिया सीम एलियन टू द ट्रेडिशनल माइंडसेट, हो सकता है। शी बोट एन एलियन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर से आप एलियन थोड़ी खरीदते हो। द एलियन थ्योरी वॉज अंडरस्टूड बाई एवरीवन, अगर किसी कोई थ्योरी सभी के समझ में आ जाएगी तो फिर वो एलियन थोड़ी रह जाएगी। द मीटिंग वॉज अटेंडेड ओनली बाई एलियंस फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से एलियंस नहीं आते, बाहर से आते हैं। तो देखो पहला देखो, हिज आइडियाज सीम, उसके आइडिया कैसे हैं? एलियन हैं मतलब बाहर के हैं, अजीब हैं, अलग हैं, टू द ट्रेडिशनल माइंडसेट, ये ऑप्शन करेक्ट। एलेगरी का मतलब पूछा है, देखो एलेगरी क्या होता है? एक सिंबॉलिक स्टोरी होती है जिसमें बहुत डीप मीनिंग छुपा होता है, तो बी ऑप्शन देख लो, सिंबॉलिक स्टोरी है विद अ डीपर मीनिंग, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एलिट्रेशन का मतलब पूछा है, एलिट्रेशन वही होता है ना, इनमें से पूछा है कि कौन सा एग्जाम्पल है, तो देखो एलिट्रेशन होता है जब एक जैसी साउंड आ रही होती है। द कैट सैट ऑन द मैट, ये तो अलग है। शी वॉक्ड स्लो डाउन द स्ट्रीट, बिल्कुल अलग है। शी वॉट लेट इन, अब देखो बी ऑप्शन देखो, पीटर पाइपर पिक्ड अ पीक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, सेम आ रही है ना, पी 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 पी, तो यही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब पूछ रहा है कि ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है? ऑल्ट्रुइस्ट होता है वो व्यक्ति जो परोपकार करता है, जो हेल्प करता है विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव। थिंक्स ओनली अबाउट पर्सनल बेनिफिट, ये तो इसका उल्टा हो गया। हेल्प करता है अदर्स को सेल्फलेसली, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है। प्रीफर नहीं करेगा आइसोलेशन ओवर सोसाइटी, और कंप्लीट्स अग्रेसिवली फॉर पर्सनल गेन, नहीं कंपीट नहीं करता, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका। हेल्प करता है दूसरों की सेल्फलेसली, वही होता है ऑल्ट्रुइस्ट। तो ये हमने वोकैब की प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली है। मुझे उम्मीद है आपको प्रैक्टिस अगर आपने कंसंट्रेशन के साथ करी है तो सारी की सारी वोकैब, सारे वर्ड्स, सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, सब कुछ आपको प्रैक्टिस के बाद तो ऑटोमेटिकली याद हो गए होंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आप मुझको जाते जाते दो वर्ड के मीनिंग बता के जाओ। पहला है रोबस्ट, रोबस्ट का मीनिंग बताओ, हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल वो बताना। और दूसरा आप मुझे बताओ थ्राइव का, THRIV, ये दो मीनिंग मुझे आप इनके सिनोनिम उसमें कमेंट में ड्रॉप करो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है, फैलाएं इसको सभी जगह। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट इन नियर फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।